रात के तकरीबन 2:30 बजे एक खूबसूरत महिला एक रेलवे स्टेशन पर उतरती है। वहां पर आने के बाद उसे इधर उधर कोई भी सवारी नहीं दिखती, तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं सुबह चली जाऊंगी और तब तक इसी स्टेशन पर बैठ जाती हूँ। बैठे बैठे उसको 3 बज जाते हैं और जैसे 3 बजते हैं तो वहां पर कहीं से 2 कुत्ते आ जाते हैं और उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। लेकिन तभी वह महिला उनको भगाने के लिए उन्हें धमकाने लगती है और इतनी देर में उसकी आवाज़ सुनकर 2 व्यक्ति अनजान वहां पर आ जाते हैं। वह आकर उन कुत्तों को तो भगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उस महिला के साथ गलत करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वह महिला अपने आप को बचाने के लिए उनसे भी चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक और लड़का आता है और वो लड़का उस महिला को तो बचा लेता है, लेकिन उसके बाद उस महिला की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कौन थी वह महिला और इतनी रात को वह वहां पर क्या कर रही थी? क्या उसका कोई ऐसा अपना नहीं था जो उसे यहां से ले जाए? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली में एक गर्ल हॉस्पिटल के अंदर एक संगीता नाम की 28 साल की जवान और खूबसूरत महिला काम किया करती है और वहां पर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। दरअसल कारण यह था कि उस हॉस्टल का जो मालिक था वह संगीता के ऊपर गलत निगाह रखा करता था और जब वह उसकी बातों को मानने से मना कर देती है तो यहाँ पर वह उसे कैसे भी करके नौकरी से निकाल देता है और इसीलिए उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो यहाँ पर वह वहाँ से वापस लौटने का फैसला करती है और सोचती है कि अब यहाँ पर क्या करूँगी, क्योंकि संगीता का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसका जो पति था, शादी तो उसकी हुई थी, लेकिन उसका पति उसे मारपीट किया करता था और इसी वजह से उसने अपने पति को तलाक दे दिया था। माता पिता उसके इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और घर पर उसके भैया भाभी थे, क्योंकि वो पीछे से बिहार के दरभंगा की रहने वाली थी। अब जब उसे चोरी का इल्जाम लगाकर हॉस्टल से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो संगीता होती है वो अपने भैया भाभी के पास फ़ोन करती है और उनसे आने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो उसके भैया भाभी होते हैं वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हमारा न जाने कैसे कैसे गुजारा हो रहा है और तुम यहाँ पर आकर क्या करोगी। उसके बाद जो संगीता होती है थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद सोचने लगती है कि इससे अच्छा तो मैं वहीं पर रह लूँगी, अपने गांव में ही किसी और घर में किराए पर लेकर रह लूँगी। यहाँ पर रहने से तो वहीं अच्छा है, वहाँ पर कम से कम गुजारा हो जाएगा और वहीं पर काम करूँगी, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलबी हुआ करते हैं। ऐसा सोचकर जो संगीता होती है वो दिल्ली से दरभंगा जाने के लिए ट्रेन की राह देखने लगती है। लेकिन जिस ट्रेन की उसने टिकट ले रखी थी वो काफ़ी लेट आने वाली थी और उस हिसाब से वो काफ़ी लेट तक रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। फिर भी वो सोचती है कि कोई बात नहीं, कैसे तैसे मैं पहुंच जाऊं एक बार, उसके बाद वहां तो हमारा एरिया है और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी। ऐसा सोचकर वह ट्रेन की राह देखती है और जब ट्रेन आती है तो उसके अंदर बैठ जाती है। ट्रेन लगभग 2.5 से 3 घंटे लेट थी और इसके बाद जब वह उस ट्रेन में बैठकर बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वह ट्रेन उसे रात के 2:30 बजे उस स्टेशन पर उतारती है। स्टेशन पर कोई भी नहीं था, पूरी तरह से सुनसान था और इधर उधर देखने के बाद उसे डर सा लगने लगता है। वह सोचने लगती है कि रात में निकलूंगी तो क्या मतलब कोई सवारी मिल जाए, शायद सवारी ना भी मिले। तो इसी वजह से यहाँ पर जो संगीता होती है वो वहीं पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सोचती है कि जैसी सुबह हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ से ऑटो पकड़कर किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ पर मुझे फिलहाल रहने के लिए कमरा तो मिल जाएगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे अपने इकट्ठा कर रखे हैं और वो पैसे भी उसी के साथ हैं। यह सोचकर वह वहीं पर बैठ जाती है और धीरे धीरे राह देखने लगती है कि कब सुबह होगी और सुबह सुबह वह यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। धीरे धीरे करके आधा घंटा बीत जाता है और आधे घंटे बाद अचानक से न जाने कहां से 2 कुत्ते आ जाते हैं और उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। अब जैसे वो कुत्ते उसकी तरफ भौंकते हैं तो उसके बाद वो उन्हें धमकाने लगती है, अपना सैंडल उतारती है और उनकी तरफ करने लगती है, उन्हें धमका धमका कर वहां से भगाने लगती है। लेकिन तभी उसी स्टेशन पर 2 अनजान व्यक्ति लेटे हुए थे जो कि देखने से पूरी तरह से नशेड़ी लग रहे थे और वह संगीता की आवाज़ को सुन लेते हैं। आवाज़ को सुनने के बाद वह संगीता की तरफ देखते हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर वह सीधे उसके पास आ जाते हैं। उन कुत्तों को तो वह धमकाकर वहां से भगा देते हैं, लेकिन उसके बाद संगीता के ऊपर गंदी निगाह रखने लगते हैं। यहाँ पर वह उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वह बताती है कि मैं सुबह होने का वेट कर रही हूँ और जैसी सुबह हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति उसके बैग को उठाता है और कहता है कि चलो आप यहाँ रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर लॉज है और उस लॉज में जाकर आप ठहर लेना और उसके बाद सुबह अपनी मंजिल के लिए निकल जाना। अब जो संगीता होती है उनके इस व्यवहार को देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वैसे ही उसका कोई अपना कहने वाला इस दुनिया में नहीं है और उसके बाद ये लोग उसे ज़बरदस्ती किसी लॉज में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर वह मना करने लगती, कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ और कोई बात नहीं है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति होता है वह इधर उधर देखता है और देखने के बाद एकदम से उसको पकड़ लेता है।
अब जैसे उसने उसे पकड़ा था तो जो दूसरा व्यक्ति बैग लेकर जा रहा था वह भी उस बैग को छोड़कर उस पर झपट पड़ता है और उसके साथ दोनों मिलकर गलत करने की कोशिश करते हैं। अब तक यहाँ पर लगभग 3:30 बज चुके थे, लेकिन जैसे 3:30 बजते हैं तो यहाँ पर इसी स्टेशन के ऊपर एक लड़का आता है जिस लड़के का नाम सूरज होता है और उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। दरअसल उसे यहाँ से समस्तीपुर जाना था और उसकी ट्रेन आने वाली थी, तो इसी वजह से उसकी नींद नहीं लग रही थी और वह पहले ही अपने स्टेशन पर आ जाता है कि जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन में बैठ जाऊंगा और कुछ देर तक मैं स्टेशन पर ही वेट कर लूंगा, क्योंकि सुबह उसे जरूरी काम था समस्तीपुर के अंदर। लेकिन जैसे सूरज यहाँ पर आता है तो उस समय जो संगीता होती है वो उनसे अपने आप को बचाने के लिए तेज तेज आवाज में चिल्ला रही थी। अब इस आवाज को सुनकर यहाँ पर जो सूरज होता है वो उस तरफ देखता है और देखने के बाद एकदम से उनको खबरदार करने लगता है। अब तभी यहाँ पर जो वे दोनों के दोनों नशेड़ी थे वह एकदम से उनमें से एक खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने पास से एक चाकू निकाल लेता है और उसकी तरफ लहराने लगता है। अब जैसे सूरज ये सब कुछ देखता है तो उसके पास एक हैंडबैग होता है और हैंडबैग के अंदर उसने अपने औजार रख रखे थे, क्योंकि जो सूरज था वो एक इलेक्ट्रिशियन था और उसके पास काफी बड़ा पेचकस था। वह अपने उस हैंडबैग में से उस पेचकस को निकाल लेता है और वो उस चाकू के सामने तो काफी बड़ा था। अब जैसे ही सूरज के हाथ में उस पेचकस को देखते हैं वो दोनों के दोनों तो एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि सूरज देखने में काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था और उसके बाद उसके हाथ में इतना बड़ा पेचकस था कि उसके सामने उनका चाकू तो कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से वो एकदम से डरते हैं और चाकू को आगे करते हुए उनमें से एक जन उस बैग को लेकर भाग जाता है जो बैग संगीता का था, और दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब दोनों वहां से भाग गए थे तो उसके बाद यहाँ पर जो सूरज होता है संगीता के पास जाता है, उसके कपड़ों को ठीक करता है और उससे पूछने लगता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो। उसके बाद यहाँ पर जो संगीता है जब उसे देखता है कि उसका बैग चला गया है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसका तो केवल वही सारा था। उस बैग के अंदर वो सारे पैसे रखे हुए थे जो पैसे उसने यहाँ पर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए रख रखे थे। सूरज जब उसको रोता हुआ देखता है तो सबसे पहले उसे चुप कराता है और चुप कराने के बाद दोबारा से पूछने लगता है कि इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर जो संगीता है वो उसे बताने लगती है अपनी पूरी कहानी। कहती है कि इस तरह से मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं वहां पर काम किया करती थी। मालिक की गलत निगाह होती है मुझ पर और इसी वजह से वो चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल देता है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दरभंगा जाकर वहीं पर अपनी नई जिंदगी की स्टार्ट करूं, क्योंकि ना तो मेरे माता पिता हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं और उस बैग के अंदर मेरे पैसे थे, इसी वजह से मैं ज्यादा रो रही हूं। यहाँ पर जब संगीता की कहानी सूरज सुनता है तो उसके बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक अकेली महिला को कितना संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, और फिर वह उसे सहारा देता है। कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और अगर तुम्हें किसी को फोन करना है तो ये लो मेरा फोन। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहती है कि किसको फोन करूं, मेरे भैया भाभी के पास तो फोन ही नहीं है, वो लोग तो दूसरे के फोन से बात किया करते हैं और वो लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। इस बात को कहकर वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सूरज की ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। अब जैसे उसकी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सूरज है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि देखो, जब भी तुम्हें काम करके यहाँ पर अपनी जिंदगी बितानी है तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। तो वो पूछने लगती है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या काम मिलेगा। तो वो कहने लगता है कि देखो, मेरी इलेक्ट्रिशियन की बहुत बड़ी दुकान है और वहां पर तुम्हारे लायक कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। वैसे भी तुम देखने से पढ़ी लिखी लग रही हो, जब तुम वार्डन का काम किया करती हो तो मेरा कैश काउंटर संभाल लेना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम भी मैं ही करा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संगीता होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर लेती है, क्योंकि अब तक वह समझ चुकी थी कि सूरज बहुत ही अच्छा इंसान है। जब उसने उसे उन लोगों से बचा लिया है तो वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। इसके बाद संगीता को उस पर विश्वास हो जाता है और वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसी ट्रेन आती है तो ट्रेन आते ही यहाँ पर जो संगीता है वो सूरज के साथ उस ट्रेन में बैठ जाती है और दोनों के दोनों यहाँ से समस्तीपुर के लिए निकल जाते हैं। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, तकरीबन 1.5 घंटे का था, लेकिन जो संगीता थी वह सोई नहीं थी, तो इसी वजह से ट्रेन की सीट पर बैठकर वह उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। यहाँ पर सूरज भी जब उसके कंधे पर सर रखती है तो बिल्कुल भी उसे नहीं रोकता टोकता है और चुपचाप उसे सुला लेता है। थोड़ा सफर जब रह गया था तो उसी दौरान ट्रेन के अंदर चाय समोसे वाला आता है और अब तक सुबह भी हो चुकी थी। तो उसके बाद सूरज जो होता है वह संगीता को जगाता है और जगाने के बाद उसे चाय समोसे खिलाता है और खुद भी खाता है। जितने उनके चाय समोसे खत्म होते हैं उतनी ही देर में यहाँ पर बिहार का समस्तीपुर एरिया का स्टेशन आ गया था और उसके बाद वो दोनों उस स्टेशन पर उतर जाते हैं।
उतरने के बाद यहाँ पर जो सूरज होता है वह संगीता को अपने साथ अपने उस घर में ले जाता है जो घर उसका वहां पर है, और उस घर के अंदर जाकर संगीता से कहता है कि देखो आज तो तुम आराम करो क्योंकि रात भर तुम्हारी थकी हो और मैं दुकान पर जाता हूं। कल मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगा और उसके बाद तुम काम करते रहना और कोई भी दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारी रहने की जगह बन जाएगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। संगीता को विश्वास तो उस पर पहले ही हो गया था और वह उसकी किसी भी बात के लिए मना नहीं करती है और उस घर के अंदर आराम से रहने लगती है। और सूरज यहां से संगीता को घर पर छोड़कर सीधा अपनी दुकान के लिए चला जाता है और दुकान खोलकर दिन भर दुकान पर काम करता रहता है। शाम जैसी होती है तो शाम के समय सूरज दुकान से वापस लौटता है, लेकिन लौटने के बाद जैसे अपने घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर घर को संगीता ने अच्छी तरह से साफ कर दिया था और सभी चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया था। यहाँ पर जब सूरज ये सब कुछ देखता है तो संगीता का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने घर को इस तरह से संभाला। लेकिन उसके बाद जो सूरज होता है वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती है। संगीता ये सब महसूस तो करती है लेकिन उसके बाद उससे कुछ नहीं कहती है और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठते हैं और उठने के बाद यहाँ पर जो सूरज होता है वह संगीता से कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें ना अपनी दुकान पर ले जाता हूँ और वहां पर तुम्हें तुम्हारा काम भी समझा दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे बता देना, मैं शाम तक तुम्हारे लिए और कमरे का इंतजार कर देता हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन संगीता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रह लूंगी, बहुत बड़ा तो घर है, इस घर के अंदर कई कमरे हैं तो एक कमरे के अंदर मैं भी अपना समय व्यतीत कर लूंगी। सूरज को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और उसके बाद यहाँ पर संगीता ने जो खाना बनाया था उस खाने को पैक करके दोनों के दोनों दुकान के लिए चले जाते हैं। अब दुकान पर जाने के बाद संगीता को उसने कैश काउंटर पर बैठा दिया था। सूरज भी काम किया करता था और साथ में उसने 2-3 लड़के और रख रखे थे क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। वहां पर जब सूरज के जानने वाले आते हैं तो संगीता को देखकर उससे मजाक करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई सूरज, भाभी को कहां पर छुपा कर रखा था, अब तक तो हमने कभी भाभी को यहां पर देखा ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो सूरज है वो मुस्कुराता तो है लेकिन उन्हें बता देता है कि कहता है कि ये भाभी नहीं है, ये इस तरह से बेचारी परेशान है और इसको मैं ना अपने साथ ले आया हूं, यहाँ पर काम कर लेगी और इसका जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। वैसे भी मुझे दुकान पर एक व्यक्ति की जरूरत थी तो इस कैश के काम को तो यही देख लेगी, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है और दिन में जितने भी लोग आते हैं उसके जानने वाले, वो सभी उससे इसी तरह का मजाक किया करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई वैसी महिला को तो दुकान पर भले ही क्यों बैठाएगा, ये तो उसकी जानने वाली होगी, शायद हो सकता है ये उसकी पत्नी हो। इस बात को समझाते समझाते धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम तक संगीता भी इस बात को कई बार सुन चुकी थी और वह भी मन ही मन इस बात को बहुत कुछ सोचा करती थी। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जो सूरज होता है वो संगीता को लेकर वापस से घर आ जाता है और घर आने के बाद फिर से जब वो घर के अंदर घुसता है तो एकदम से उदास हो जाता है। अब संगीता इस उदासी को दोबारा देखती है और दोबारा देखने के बाद वह पूछने लगती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। सूरज जो होता है वो एकदम से थोड़ी देर के लिए चुप होता है और कहता है कि हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। तो वह कहने लगती है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहा करता क्या? कहाँ है तुम्हारा परिवार, माता पिता, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चे? क्योंकि उम्र के हिसाब से तो तुम्हारी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो सूरज होता है वो थोड़ा सा मायूस होकर कहने लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के दोनों जो बेटियां हैं वह दरभंगा में रहा करती है मेरी बहन के पास। उनकी उम्र अभी 1.5 साल है। दोनों जुड़वा बेटियां थी और मेरी जो पत्नी थी वह मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और अब मैं अकेला इस घर के अंदर रहा करता हूं। जब भी मैं इस घर के अंदर घुसा करता हूं तो मुझे वो पल याद आया करते हैं जब मैं अपने परिवार के साथ पूरी तरह से खुश था, लेकिन जब से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है उसके बाद से मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है और मुझे बार बार अपने परिवार की याद आया करती है। जब मैं तुम्हें लेकर आया था तो मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए गया था क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिला करता है तो मैं बेटियों से मिलकर आ जाया करता हूं। मेरी बहन उनका अच्छे से ख्याल रख रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को कहते कहते जो सूरज होता है वो काफी ज्यादा भावुक हो गया था और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूं, तुम जब खाना लगा दो तो मुझे आवाज लगा देना। इसके बाद सूरज अपने कमरे में चला जाता है। संगीता खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उसके लिए परोस देती है और दोनों बैठकर खाना खाते हैं। दोनों फिर से आराम करने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो संगीता होती है दिन पे दिन सूरज की आदतों को देखकर उससे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर प्यार करने लगती है, क्योंकि सूरज ना तो कोई ऐसी वैसी बात उससे करता है जिसे देखकर उसे लगे कि सूरज का व्यवहार उसके लिए बेकार है, और ना ही कभी भी उसे परेशान किया करता है। धीरे धीरे संगीता को वहां पर रहते हुए जब 1 महीना बीत जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो सूरज होता है उसके हाथ में सैलरी थमाता है, और उसने उसे 24,000 रुपए दिए थे, जबकि बात 12,000 में तय हुई थी। और इस सैलरी को देखकर यहाँ पर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर जो सूरज है वो कहने लगता है कि ये पैसे मैं तुम्हें वैसे ही नहीं दे रहा हूँ, 12,000 में तो हमारी बात हुई थी, लेकिन तुम मेरे लिए खाना भी बनाया करती हो, मेरे घर को साफ सुथरा रखा करती हो, तो 12,000 में उसके दे रहा हूँ, तुम इनको रख लो, कोई भी बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो संगीता होती है उनमें से 12,000 रुपए को लेती है और 12,000 रुपए को वापस लौटा देती है। कहती है कि इस घर के अंदर तो मैं भी रहा करती हूँ ना, तो जहां पर इंसान रहता है वहां पर साफ सफाई तो करनी ही चाहिए, और रही बात खाने की, तो आप मुझे अपने घर के अंदर रख रहे हो तो उसका किराया समझकर मैं आपके लिए खाना बना देती हूं, और आप मुझे खाने के लिए भी दे रहे हो। ऐसा कहकर वह उन पैसों को लेने से मना कर देती है। तो जो सूरज होता है वह भी उस पर ज्यादा फोर्स नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, और कुछ समय तक यहाँ पर जो संगीता होती है वो सूरज की बहन से भी बात करने लगती है, और सूरज ने संगीता के बारे में अपनी बहन को भी बता दिया है कि इस तरह से ये रहा करती है, और अब मुझे खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी जो बहन थी वह उस पर काफी ज्यादा चिंता किया करती थी कि मेरे भाई के लिए खाने पीने बनाने वाला भी कोई नहीं है, और वो होटल का खाना खा खाकर जल्दी से बीमार हो सकता है। इस बात को जब उसकी बहन सुनती है कि संगीता उसके पास रहा करती है और उसके लिए घर का खाना बना दिया करती है, तो उसे भी इस बात की तसल्ली होती है। लेकिन जो संगीता होती है वह यहाँ पर जो सूरज की बहन होती है उससे कहने लगती है कि दीदी क्यों ना आप ऐसा करो, इन बच्चियों को यहाँ पर भेज दो, मेरा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि शाम के समय इन बच्चियों का ध्यान मैं रख लूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जो सूरज की बहन होती है वो एक बार तो मना करने लगती है, लेकिन संगीता कहती है दीदी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं अच्छे से इनका ख्याल रख लूंगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करो, खुद आकर कुछ दिन देख लेना, अगर मैं अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ तो उसके बाद मेरे लिए छोड़ देना, वरना आप बेशक से अपने साथ ले जाना। इस बात को सुनकर यहाँ पर सूरज की बहन इस बात के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन संगीता कहती है कि अपने भैया को ये बात मत बताना, उनको मैं ये बात का सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन यहाँ पर जो संगीता होती है वह सूरज से बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत खराब है और आज वह दुकान पर नहीं जा पाएगी। तो इसके बाद जो सूरज होता है वह अकेला ही दुकान पर चला जाता है और संगीता घर के अंदर आराम करने लगती है। शाम के समय जैसे ही सूरज दुकान से वापस लौटता है तो उसके बाद घर के अंदर उसे उसकी दोनों बेटियां खेलती हुई मिलती है, और इन्हें देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और संगीता की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम ही ने यहाँ पर लेकर आई हो ना। तो उसके बाद संगीता कहते हैं कि हाँ मैं ही ने यहाँ पर लेकर आई हूँ और मैं इनका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर सूरज कहने लगता है कि तुम भला इनका ख्याल कैसे रख सकती हो, लेकिन तभी उसकी बहन यहाँ पर आ जाती है और आने के बाद कहने लगती है कि भैया कोई बात नहीं, एक बार इसको रख के देख लेने दो, अगर अच्छी तरह से रखती है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं रखेगी तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, उतने दिनों तक मैं यहीं पर रहूंगी। उसके बाद जो सूरज होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, और आज शाम को उसके चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं है, क्योंकि उसके घर में उसकी बहन है, साथ में संगीता है और उसकी दोनों बच्चियां हैं। तो घर के अंदर वही चहल पहल है जिसको वो अक्सर याद किया करता था कि इस तरह की चहल पहल घर के अंदर रहा करती थी, और आज वह बड़ा ही खुश होता है। यहाँ पर जो संगीता होती है अच्छी तरह से उन बच्चियों की देखरेख करती है, और देखरेख करने के साथ साथ वह घर के अच्छी तरह से संभालती है। यहाँ पर सूरज की बहन भी ये सब को देख रही थी, और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 15 दिन और बीत जाते हैं। यहाँ पर सूरज ने अपनी बहन को संगीता के बारे में सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसका पति उससे अलग हो गया है और उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। यहाँ पर उसके माता पिता नहीं है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सूरज की बहन होती है वो मनी मन सोचने लगती है कि अगर संगीता मेरे भाई से शादी कर ले तो उसके बाद बड़ा ही अच्छा रहेगा और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इन बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस लेगी और अच्छे से इनका समय व्यतीत हो जाएगा। यही सोचकर एक शाम को जब सूरज अपनी दुकान से वापस लौटता है तो बहन कहने लगती है कि भैया काफी दिनों से मैं एक बात सोच रही थी। तो उसके बाद सूरज पूछता है कि बताओ बहन क्या सोच रही थी। तो वह कह देता है कि मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तुम और संगीता एक दूसरे से शादी कर लो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सूरज होता है उसके मन में भी यही बात चल रही थी उसी दिन से, जिस दिन से वो उसे अपने साथ लेकर आया था, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। सोचता है कि कहीं संगीता इस बात के लिए तैयार ना हो और मैं उसे ये बात कह दूं तो कम से कम वो मेरे साथ रहा करती है, वो मेरे साथ भी नहीं रहेगी। इस बात को सोचकर वह कहने लगता है कि बहन देखो इस बारे में अगर तुम संगीता से बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि संगीता से तो मैंने कई बार बात कर ली है, लेकिन तुमसे बात करनी रह गई है, वो तो इस बात के लिए तैयार है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सूरज होता है वह एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि अगर वो तैयार है तो मैं भी इस बात के लिए तैयार हूँ और बेशक से हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और शादी करके एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यहाँ पर बातें तय हो जाती हैं और जो सूरज की बहन होती है वह संगीता और सूरज की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करा देती है और शादी करने के बाद आज तक भी वो लोग उसी घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करते हैं, पति पत्नी की तरह। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।